आपका स्वागत है डायमंड गुरु 1 2 3 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी रेलवे जो है एलपी टेक्नीशियन, इसके बारे में जो साइंस हल कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आप लोग प्रैक्टिस सेट जो है आरआरबी जो इसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं, धीरे धीरे हम लोग वही एक एक करके डेली से जो है इसको हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न जो हमारा है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 41 से इसमें मित्रों हैं 55 तक, लगभग 15 सवाल है इसमें। पहला है घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ऑप्शन इसमें पहला है हमारा अवटु, इसे को थायराइड कहते हैं, थायराइड। दूसरा ऑप्शन है पैराथायराइड या पैराअवटु। तीसरा है अधिवृक्क, और चौथा है पीयूष ग्रंथि। ये 4 ग्रंथियां मित्रों दी गई हैं। इनमें पूछा गया है कि घेंघा रोग यानी कि इसी को गलगंड या गॉइटर रोग भी कहते हैं, घेंघा रोग किस ग्रंथि के कारण होता है। तो ये मित्रों अवट होती है, अवट जो होती है गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, ये हमारी किडनियों के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, तो ये किडनी जो होती है, किडनी ऐसे बनी होती है मित्रों, ऐसे बनी होती है, यहाँ पर ये ऊपर पाई जाती है, यानी किडनियों के ऊपर छोटी सी ग्रंथि होती है, इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और यह मस्तिष्क में पाई जाती है। इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे एलएच हार्मोन्स, इस सबको वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। अब इसी के साथ दूसरा प्रश्न है, पौधों में जल प्रवाह किस ऊतक के कारण होता है। पौधों में जल प्रवाह, पौधों में जल प्रवाह किस ऊतक के कारण होता है, किस ऊतक के कारण होता है। पौधों में मित्रों जल जाता है, लेकिन जमीन से उसके ऊंचाइयों तक जो जल जाता है वह किस ऊतक के कारण जाता है। तो इसमें ऊतक पहला ऑप्शन है जाइलम है, फ्लोएम है, दृढ़ ऊतक है, और इनमें से कोई नहीं। पहला कौन सा है, जाइलम। दूसरा है फ्लोएम, और सी ऑप्शन है दृढ़ ऊतक, और चौथा है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। तो इसमें मित्रों जाइलम जो होता है यह जल, खनिज, लवण जो भी हम खाद डालते हैं उनमें, उन सभी को कौन ले जाता है, पौधों को ऊंचाइयों तक, उनके टहनी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो ये जाइलम ऑप्शन जो है, ये जाइलम जो ऊतक पाया जाता है ये करता है, और इसमें दारू कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन दारू कोशिकाओं के माध्यम से ये कहाँ जाता है, पौधों की ऊंचाइयों तक पानी को ले जाता है। खनिज, लवण, नाइट्रोजन, यूरिया जो भी हम डालते हैं सब इसी के माध्यम से पौधों की ऊपरी टहनी तक पहुंचता है। फ्लोएम जो होता है, ये फ्लोएम इसका कार्य होता है कि जो भी पौधा भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, और सब भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। दृढ़ोतक जो होता है, दृढ़ोतक का कार्य होता है पौधे को मजबूती से वो खड़ा रहे, लचे ना या टूटे ना कहीं से, तो उसको मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है, दृढ़ ऊतक करता है। ऐसे ही शीर्षस्थ ऊतक होते हैं जो पौधों की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। और मित्रों इसके बाद दूसरा प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। थार मरुस्थल रेगिस्तान से कहते हैं, जहां पर बालू होती है, पानी की कमी होती है, उसको थार कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है थार का, वो सहारा है। अपने भारत देश में जो है थार का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो भारत और पाकिस्तान में रेगिस्तान, राजस्थान में पाया जाता है। कौन सा है, थार का मरुस्थल, जो 2 देशों में फैला हुआ है, कहाँ, भारत और पाकिस्तान में। तो पूछा गया है कि जो थार के मरुस्थल होते हैं उनमें कौन सी थार के मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है, पहला है हाइड्रोफाइटस, दूसरा है जीरोफाइटस,
जीरोफाइटस। सी ऑप्शन इसका है, सी ऑप्शन है मीजोफाइटस, मीजोफाइटस। और डी ऑप्शन है थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स। तो इसका मतलब सही आंसर जो है हाइड्रोफाइटस। हाइड्रो जो होता है जल से संबंधित होता है। और इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इस आंसर का थार का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो जीरोफाइट्स जो होते हैं वहाँ थार के मरुस्थल पाए जाते हैं। और ए ऑप्शन जो है हाइड्रो, हाइड्रो माने क्या होता है? जल होता है, यानी कि जल की वनस्पतियाँ जो होती हैं, जलीय पौधे जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो उन वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स जो होती है मरुस्थलीय वनस्पतियाँ होती हैं। और ये थैलोफाइट्स जो होती हैं ये जो होती है स्थलीय वनस्पतियाँ होती हैं। तो जल वाले कौन होते हैं? हाइड्रो होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है H2O जल, इसमें हाइड्रो आता है ना, तो हाइड्रो से याद रखना क्या होता है? हाइड्रोफाइटस होता है। जीरोफाइट्स तुम्हारी होती है थार के मरुस्थल में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कटीले पौधे, इसमें नागफली वगैरह जो होते हैं, बेर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय पौधे कहाँ पाए जाएंगे? तो जीरोफाइट्स जो होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। चौथा तुम्हारा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रश्न नंबर 4 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? कहाँ पर होती है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, पता होगा आप लोगों को। कहाँ होती है पौधे के? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जड़ में, तने में, पत्तियों में, फूलों में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पौधे के किस भाग में होती है? यह प्रश्न नंबर है तुम्हारा 44। चौथा प्रश्न है मित्रों। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है जड़ में, जड़ में, दूसरा है पत्ते में, तीसरा ऑप्शन है तने में, और चौथा ऑप्शन है फूलों में, फूलों में। बहुत बार मित्रों पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसकी क्रिया पत्तियों में होती है। पत्तियों के दो भाग होते हैं, एक ग्रेना होता है और एक स्ट्रोमा होता है। तो ग्रेना जो होता है इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। दो प्रकार से होती है। तो इसमें पौधों में प्रकाश से क्रिया किसमें होगी? तो ये किसमें होती है? पत्तियों में होती है। और इसके कौन से भाग में? इसमें जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल में क्या होती है? इसी को पर्णहरिम कहते हैं। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? ये हरे रंग का होता है, पर्णहरिम या पर्णहरित इसी को कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है? भोजन बनाया जाता है। पौधों के कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में होता है, उसके ग्रेना भाग में होता है। इसी क्लोरोफिल के अंदर ही ऐसे तुम्हारा एक पत्ती पूरी होती है, पत्ती के अंदर छोटे छोटे धब्बे टाइप के पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन एक चकत्ते को ऐसे बाहर निकालेंगे, गाढ़ापन जो होता है उसके अंदर ऐसे छिल्ले जैसे बने होते हैं, इनको कहते हैं ग्रेना। और इसके आसपास जो बाहरी भाग होता है इसको क्या कहते हैं? इसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा और ये होता है ग्रेना। ग्रेना के अंदर क्या होता है? ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल, ग्रेना को ही इसके अंदर क्या होता है? थैलोकाइट होता है। थैलोकाइट नामक पदार्थ होता है, उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है? इसमें मैग्नीशियम एक धातु पाई जाती है। तो पूछा जाता है पौधों के पत्तियों में कौन सी धातु होती है? तो उसमें ये मैग्नीशियम होती है। कहाँ होती है? इस क्लोरोफिल के अंदर ही होती है। इसी के कारण ये पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और पौधों के हरे भाग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये जो फूल आया है मित्रों, फूलों के अध्ययन को, फूल जो होते हैं इसमें फूल के भी पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जैसे बाह्य दिलपुंज, दलपुंज, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये जो इसके 4 पार्ट होते हैं। ऐसे ही ये सारे ऑप्शन जो हैं, तने जो होते हैं, तने के लिए पूछा है, तने में जैसे तुम्हारा हल्दी है और आलू है, सब क्या होते हैं? तने होते हैं। ये भी प्रश्न आता है कौन सा तना है, कौन जड़ होता है, ये पूछे जाते हैं, बहुत काफ़ी बार आए। 45 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति
से होता है। किस रंग के प्रकाश में जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि पौधों की भोजन बनाने की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पीला, सफ़ेद, लाल और अंधेरे में। तो सबसे सही ऑप्शन इसमें जो है वह लाल है। लाल रंग के जो प्रकाश होता है उस लाल रंग के प्रकाश में पौधे तीव्रतम यानी कि बहुत ही अधिक गति से अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। और इसका 46 नंबर प्रश्न है 46। ये 45 नंबर दोस्तों ऐसे ही क्योंकि प्रकाश से बता चुके हैं इसके पहले, तो वही प्रश्न इसमें भी केवल रंग बदला है। किसमें सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में। 46 है, 46 नंबर प्रश्न है इकोलॉजी। इकोलॉजी ये मित्रों पर्यावरण से प्रश्न तुम्हारा आया है। इकोलॉजी शब्द का संबंध है। इसका संबंध जो है किससे है? तो इकोलॉजी शब्द का संबंध पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है। पहला ऑप्शन है पक्षियों से। दूसरा ऑप्शन इसका बी ऑप्शन है जीव और उनके वातावरण के संबंध से। जीव और वातावरण के संबंध से। सी ऑप्शन है ऊतकों से। और डी ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें इकोलॉजी शब्द ये जो है जीव और वातावरण से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया है कि ये शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो इसको अर्नेस्ट हैकल नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इस शब्द को दिया है। इकोलॉजी शब्द कई बार पूछा गया है, पर्यावरण का प्रश्न है। यह जीवों के आसपास के वातावरण के बारे में इससे संबंधित होता है। इकोलॉजी शब्द इकोसिस्टम कहते हैं। यह शब्द किसने दिया है? तो अर्नेस्ट हैकल नामक जो है वैज्ञानिक ने क्या दिया है? ये वाला शब्द इकोलॉजी शब्द दिया है। पक्षी जो होते हैं पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाए पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऊतक जो होते हैं, ऊतक जो तुम्हारे जंतु ऊतक होते हैं, वनस्पति ऊतक होते हैं, कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। और 47 नंबर प्रश्न है ऑन्कोलॉजी। जैसे इकोलॉजी शब्द है वैसे ही पूछा गया है कि ऑन्कोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? ऑन्कोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर है तुम्हारे 47। पहला ऑप्शन है स्तनपाइयों से। मतलब मित्रों जो स्तनधारी होते हैं उनसे संबंधित है। या तुम्हारा संबंधित है पक्षियों से। डी ऑप्शन है मिट्टी से। और सी ऑप्शन है हृदय से। हृदय नहीं, कैंसर से। तो मित्रों इसका संबंध जो है किससे है? तो ऑन्कोलॉजी जहाँ पर कहीं पर भी आ जाए तो इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध कैंसर से होता है। हृदय कैंसर संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी जानकारी होती है, उसका संबंध किससे होता है? ऑन्कोलॉजी से होता है। और कैंसर से संबंधित जो भी डॉक्टर होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या मित्रों कहा जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी कि जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं, कैंसर के बारे में जो भी जानकारी हमें देते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। पैडोलॉजी में भूमि यानी कि मिट्टी जो होती है उसकी मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी जाती है। पक्षी जो होते हैं पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है मेटेरियोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? मेटेरियोलॉजी एक ना एक लॉजी मित्रों जरूर आती है। बहुत सारी लॉजी जैसे इकोलॉजी होती है,
जैसे तुम्हारा ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मेटेरियोलॉजी, पेडोलॉजी, तो कोई ना कोई एक लॉजी रेलवे में अवश्य ही पूछता है कौन सी किससे संबंधित है। अगली है मेटेरियोलॉजी। मेटेरियोलॉजी, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 48, मेटेरियोलॉजी का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है मौसम से, मौसम से। दूसरा ऑप्शन है उल्का पिंडों से, उल्का पिंडों से। और सी ऑप्शन है भूकंपों से, भूकंपों से। और चौथा ऑप्शन है जंतुओं से, यानी कि इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है कि मौसम का, उल्का पिंडों का, भूकंपों का। तो इसमें जो मेटेरियोलॉजी शब्द है इसका संबंध किससे होता है? तो मौसम से होता है। मौसम का अध्ययन, मौसम के बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है उसका संबंध किससे होगा? तो मेटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मौसम के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उल्का पिंड जो होते हैं ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, ग्रह उपग्रह उच्छल तारे जो भी धूमकेतु होते हैं उनमें सबसे छोटे जो होते हैं ये उल्का पिंड होते हैं। भूकंप जो होते हैं इसके अध्ययन को सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? सिस्मोग्राफ के द्वारा हमें क्या मिलता है? भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको रिएक्टर से मापते हैं। भूकंप कितनी तेज आया है, जब भी भूकंप आता है ना तो उसको मापा जाता है कि कितनी तेज है, इसकी गति कितनी है, तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप। और सिस्मोग्राफ से भूकंप आने का पता लगाया जाता है। भूकंप के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप जो होता है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ जो हमारा प्रश्न नंबर है 49, यदि वायु का सामान्य ताप बढ़ जाता है, यदि वायु का सामान्य ताप बढ़ जाता है, यदि वायु का सामान्य ताप, यानी कि यदि वायु का सामान्य ताप बढ़ जाता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। पहला ऑप्शन है घटेगी, दूसरा है बढ़ेगी और सी ऑप्शन है पहले घटती है फिर पहले घटती है पुनः बढ़ती है। और डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मित्रों जो जलवाष्प होती है, जैसे ही वायु का तापमान बढ़ेगा, वायु का सामान्य ताप जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही जलवाष्प यानी कि जो भाप होती है, वाष्प होती है, उसकी जो दर होगी वो बढ़ जाती है जलवाष्प ग्रहण करने की। जलवाष्प को उतने तेज क्या कर लेगी? सोख लेगी। जैसे गर्मियाँ जब होती हैं बहुत तेज धूप निकलती है, जैसे ही हम अपने कपड़े धूप में डालते हैं सूखने के लिए, वही 1-2 घंटे में क्या होते हैं? सूख जाते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है वायु का तापमान काफी ज्यादा होता है। इसीलिए जो जलवाष्प होती है हमारे गीले कपड़ों में उसको बहुत जल्दी से सोख लेती है। तो इसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। ये हमारा जो प्रश्न आया है ये वाष्पीकरण से आया है। किससे मित्रों आया है? वाष्पीकरण से संबंधित है। वाष्पीकरण चैप्टर से आया है। वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित होती है? तेज धूप, तीव्र हवा, अधिक क्षेत्रफल, इन चीजों से क्या होता है? प्रभावित होता है वाष्पीकरण। यदि बहुत तेज धूप निकली है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। और यदि तीव्र हवा चल रही है तब भी वाष्पीकरण बहुत जल्दी होगा। और अधिक क्षेत्रफल, आप कपड़े ले जाएं, धुलने के बाद में उसको समेट कर ऐसे डाल दें के पास में जल्दी सूख जाएंगे क्या? नहीं सूखेंगे, क्योंकि उस समय जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बहुत कम होगा। और जैसे हम उसको पूरे तार पर से फैला देंगे वैसे ही वाष्पीकरण की दर क्या होती? बढ़ जाती है और हमारे कपड़ों का गीलापन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो जब अधिक क्षेत्रफल होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होती? बढ़ जाती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।
हैं। यही कारण होता है कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं और इस समय सर्दी के समय में कपड़े देर में सूखते हैं, क्योंकि वातावरण में आर्द्रता होती है। आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है इस पर, वाष्पीकरण पर। तो ये हमारा आंसर इसका सही कौन सा है? इसका आंसर सही है ये वाला, यानी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। घटेगी कब? जब जलवाष्प जो होती है इसमें तापमान कम होगा तब घट जाएगी। अगला प्रश्न नंबर है 50। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? परमाणु में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोस्तों पढ़ा होगा, कक्षा 9 में पढ़ा दिया जाता है। तो इसमें जो है पूछा गया है कि परमाणु जो होता है, परमाणु में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? तो इसमें परमाणु में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? अब इसमें ऑप्शन तुम्हारा पहला ऑप्शन है जे.जे. थॉमसन, दूसरा है चैडविक और सी ऑप्शन है रदरफोर्ड और डी ऑप्शन है न्यूटन। तो मित्रों बचपन में ही तुमने पढ़ लिया होगा, एक ट्रिक होती है छोटी सी, ईटा पर नाचे। इससे जो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? थॉमसन। और पर से हो जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी खोज किसने किया है? जैसे चैडविक हो जाएगा, तो इसकी खोज किसने किया है? तो इसका सही आंसर जो है कौन सा होगा? चैडविक। यानी कि न्यूट्रॉन जो होते हैं इनकी खोज किसने किया है? तो चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे.जे. थॉमसन ने। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है? तो इन्होंने इसकी प्रोटॉन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन पर कैसा चार्ज होगा? माइनस। ये तुम्हारा होता है क्या? परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक के अंदर जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर चक्कर काटा करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस पर माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉनों पर चार्ज पूछा जाए कैसा होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब मित्रों इसके बाद में प्रश्न नंबर है हमारा 51। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण जो आया है पूछा गया, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaCO Cl2। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन इसका है जल में अधिक विलेय होता है। जल में अधिक विलेय होता है, जल में अधिक विलेय होता है। दूसरा ऑप्शन है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है। और इसका सी ऑप्शन है आकसीकारक है, आकसीकारक है। और डी ऑप्शन है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, से क्लोरीन निष्कासित करता है, निष्कासित करता है। तो मित्रों से पूछा है विरंजक चूर्ण जो है इसका जो है इसमें से कौन सा असत्य है? तो जल में अधिक विलेय होता है, तो सही बात है मित्रों कि जल में विलेय होता है, हल्के पीले रंग का होता है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन को निष्कासित करेगा। यदि इसकी क्रिया अम्लों से कराई जाए तो उसमें से क्लोरीन क्या होता है? निष्कासित होता है। लेकिन आकसीकारक वाला हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। इसी के साथ अगला जो है भारी जल का सूत्र है। भारी जल जो पूछा गया, भारी जल जो वजन नहीं होता है इसका नाम होता है भारी जल। तो भारी जल का सूत्र कौन सा है? पहला तुम्हारा ऑप्शन है इसमें D2O,
D2O, D2O, दूसरा ऑप्शन है H2O, C ऑप्शन है H2, CO3 और D ऑप्शन है H2S। तो इसमें मतलब D2O भारी जल जो है, ये वाला भारी जल का सूत्र होता है, ये जो होता है सामान्य जल का सूत्र होता है। भारी जल जो होता है इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला एक प्रश्न नंबर 53 जो है ये है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु जो होती है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? नोबेल गैस नहीं होती है, नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस, नोबेल का मतलब अक्रिय गैस, कौन सी नहीं होती है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हीलियम, हीलियम, बी ऑप्शन है हीलियम नियान, नियान, सी ऑप्शन है आर्गन, सी ऑप्शन है आर्गन और डी ऑप्शन है रेडान, रेडान। तो मित्रों पूछा है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती, मतलब अक्रिय गैस है, इनको समूह 18 के तत्व कहते हैं। इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान ये गैसें आती हैं। उनमें से ये जो 3 होती हैं ये वातावरण में पाई जाती हैं, लेकिन रेडान जो है यह कृत्रिम तरीके से बनाई गई है। तो वायुमंडल में जो यानी कि वायु होती है उसमें रेडान निष्क्रिय गैस जो होती है ये नहीं पाई जाती है। बाकी ये तुम्हारी हीलियम, नियान, आर्गन जो होती हैं ये नोबेल गैसें वायु में पाई जाती हैं। इसमें आर्गन जो है ये बर्फ में भरी जाती है। आर्गन और नाइट्रोजन गैसों किसमें भरा जाता है? बर्फ में। ये जो होता है हीलियम जो होती है सबसे हल्की गैस होती है, जिसे जो गोताखोर होते हैं समुद्र में डुबकी लगाने वाले होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में इस हीलियम गैस को मिलाकर ले जाते हैं ताकि इसकी वजनता कम हो जाए, वजन भार इसका ना बढ़ने पाए। और ऊपर वायुयान वगैरह जो होते हैं उनमें इनका प्रयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, ऑक्सीजन के साथ में इसे मिलाया जाता है। लास्ट प्रश्न है मित्रों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अंतिम प्रश्न जो हमारा है, कच्चे फलों को अंतिम रूप से, कृत्रिम रूप से यानी कि अपने आप स्वतः पकाने के लिए, जबरदस्ती समझ लो इसको, पकाया जाए। कृत्रिम फल, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है अमोनिया, अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है एसिटिलीन, एसिटिलीन और सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें मित्रों जो ये होती है एथिलीन, एथिलीन का प्रयोग जो होता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। जैसे देखे हो कच्चे जो केला होते हैं ना, केला को जो होता है ऐसे कच्चा तोड़ लेते हैं और उनको डाले में भर के ले जाते हैं, इसी एथिलीन में डुबो देते हैं, वो पक जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है, इसका सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक बार रक्त में प्रवाहित हो जाए तो निकलती नहीं है, हमारे रक्त में घुमा करती है और हमें हानि पहुंचाती है। ये जो होती है गाड़ियों के धुएं से निकलती है, भट्ठे चिमनी जो होते हैं फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके धुएं से कौन से निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अमोनिया जो इसका सूत्र NH3 होता है, ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। तो मित्रों ये रहे आज के हमारे 15 प्रश्न, जो कि इसकी रेलवे जो RRB लोको पायलट गद है। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप मेरे चैनल पर।